और जैसा आप लोगों का फीडबैक था, आपने कई नए टॉपिक्स भी दिए जिन पर आपको डाउट्स हैं, तो अब मैं कोशिश करूँ कि हर सप्ताह एक वीडियो कम से कम उनमें से किसी एक टॉपिक पर लूँ। तो आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ उसमें कुछ बच्चों ने सजेशन दिया था। वो टॉपिक ये था कि एक कंसेप्ट आपके पाठ्यक्रम में जिसका नाम है एम्पैथी, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो, और एम्पैथी से मिलता जुलता ही एक कंसेप्ट और है जिसको बोलते हैं सिंपैथी। तो जो बहुत सारे सुझाव आए उनमें से कुछ लोगों ने सुझाव एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर समझने के लिए दिया था। जहाँ तक आपके पाठ्यक्रम का सवाल है आईएएस का या यूपी का या एमपी या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, उन सब में एम्पैथी या तो एक मूल्य के रूप में अलग से लिखा है। जैसे यूपीएससी का सिलेबस में एथिक्स टॉपिक नंबर 3 में जो फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज लिखी है उनमें से एक का नाम एम्पैथी लिखा हुआ है। फिर टॉपिक नंबर 4 यदि आपने देखा हो तो उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस की आजकल जिस मनोवैज्ञानिक की व्याख्या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उनका नाम है डेनियल गोलमैन। और गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए हैं, जो उसके संगठक तत्व बताए हैं, उनमें से एक एम्पैथी को माना है। तो एम्पैथी एक तरह से आपके सिलेबस में 2 जगह है। सिंपैथी शब्द लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जब भी एम्पैथी पर सवाल आता है ये संभावना बनती है कि पूछा जाए कि इसका सिंपैथी से क्या अंतर है। आपके जो एथिक्स पाठ्यक्रम में मैंने 1-2 बार पहले भी जिक्र किया है अपने कुछ और वीडियोस में कि दरअसल इसमें कुछ हिस्से दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं, जैसे टॉपिक नंबर 5 है, कुछ मनोविज्ञान के, जैसे टॉपिक नंबर 2 एटीट्यूड है, टॉपिक नंबर 3 का एप्टीट्यूड वाला हिस्सा, और टॉपिक नंबर 4 इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तीनों टॉपिक्स बेसिकली साइकोलॉजी के हैं। जो टॉपिक नंबर 6 और 7 है वो मोटे तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, और टॉपिक नंबर 1 के कुछ हिस्से समाज शास्त्र से भी लिंक होते हैं। इन सबको जोड़कर आपस में गूंथ कर एक पाठ्यक्रम बनाया गया जिसको हम पेपर 4 कहते हैं। ठीक वैसे ही है, मतलब कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ दर्शन, मतलब जो दर्शन के अध्यापक हैं उनका जोर ये कहने पे होता है कि पूरा पाठ्यक्रम दर्शन का है। मनोविज्ञान के टीचर्स ये कहते हैं कई बार कि मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं है। इस बात को यूँ समझें, जैसे जीएस का पेपर 1 है, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इंडियन सोसाइटी भी है। हेडिंग कहीं नहीं है कि ये ज्योग्राफी है, ये कुछ नहीं है। एक ही सिलेबस है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें पहले 3-4 टॉपिक्स हिस्ट्री के हैं, 5वां टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का हो जाता है, फिर सोसाइटी शुरू हो जाती है, फिर ज्योग्राफी होता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं ये पूरा सिलेबस हिस्ट्री की निगाह से ज्योग्राफी का है या ज्योग्राफी की निगाह से हिस्ट्री का है, ये बेकार की बात है। यूपीएससी को करीब 10-12 सेगमेंट्स जीएस में रखने थे, 4 ही पेपर्स में रखने थे। इससे उन्होंने क्या किया, एक एक पेपर में 3-3, 4-4 सेगमेंट्स को आपस में जोड़ के रखा। अब कोई इसको मानना चाहे तो अच्छी बात है, ना मानना चाहे तो उसकी चॉइस का मामला है। बहरहाल आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शुरू कैसे भी करेंगे, इस टॉपिक का संबंध साइकोलॉजी से है, और साइकोलॉजी में एक हिस्सा होता है सोशल साइकोलॉजी, जिसमें इन टॉपिक्स को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैं अपनी आदत के मुताबिक शुरुआत करने से पहले एक एग्जाम्पल से बात शुरू करता हूँ। मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं, उनमें से एक का नाम है ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी। ठीक, 3 दोस्त हैं या 3 सहेलियां हैं, जो भी आपको दिमाग में रखना हो, एक एग्जाम्पल दिमाग में रखिए। और मान लेते हैं कि एक दुखद घटना में आज के दिन इनमें से एक जो बी है उसकी माता जी का निधन हो गया। तो उसकी माता की मृत्यु आज हो गई है। तो माँ तो बच्चे से बहुत प्यार करती है, जनरल फिनोमेना है ही ये, और बच्चा माँ से बहुत लगाव रखता है, ये सामान्य सी बात है। तीनों बच्चे ऐसे हैं कि तीनों को माँ का सुख अपने जीवन में भरपूर मिला है, तीनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तीनों की माताएं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। सिचुएशन ये है, आज बी की माताजी का निधन हुआ है। कल्पना कीजिए कि इन तीनों की उम्र, अब मान लीजिए लगभग 16 साल के आसपास की उम्र तीनों की है। तीनों क्लासमेट्स हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और अब ये 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, संभाल लेते हैं। ठीक है, अब आपको कल्पना ये करनी है कि जो सी है, सी की माताजी का निधन 3 साल पहले हुआ था, और उससे पहले उसने अपने जीवन के जो 13 साल थे वो अपनी माताजी के प्रेम की छाव में गुजारे थे, और वो उन दिनों को याद करता है आज भी। उसे बहुत अच्छा एहसास होता है जब वो अपनी माताजी को याद करता है। और हम कल्पना करते हैं कि जो ए है, ए के साथ अभी तक ये दुर्घटना नहीं हुई, ये हादसा नहीं हुआ, उसकी माँ जो है वो अभी भी हैं, जीवित हैं, और वो बच्चा उनके साथ ही रहता है। ठीक, अब जैसे ही बी की माताजी का निधन हुआ तो पूरी क्लास के बच्चों के पास मैसेज पहुंचा, इनको भी मैसेज मिला। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे में जान बसती है इन दोस्तों की। तो जैसा कि स्वाभाविक है कि सूचना मिलते ही ए और सी बी के घर गए। ए भी बी से मिला, सी भी बी से मिला। आपको ये बताना है कि क्या ए और सी बी के दुख को एकदम ठीक समझ पा रहे हैं, या उन दोनों के समझने की मात्रा में कुछ ना कुछ अंतर है। मेरे ख्याल आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। ए इस बात से दुखी है कि सब दोस्त दुखी है, उसकी माता जी नहीं। वो दुखी है, उसकी आंख में आंसू हैं, घर में सब मातम का माहौल है। उस माहौल को देख के, बी का चेहरा देख के, ए भी शायद साथ में उसके हो सकता है 2-4 बूंद आंसू भी निकले उसकी आंख से, नहीं तो वैसे भी उसके साथ में लगातार रहे और बहुत दुख महसूस करे। सी भी महसूस करेगा, लेकिन सी ने आज से 3 साल पहले इस सिचुएशन को अपने ऊपर झेला हुआ है कि माँ की मृत्यु होने का मतलब क्या होता है। इसलिए आप पाएंगे कि सी बी की स्थिति को जिस मात्रा में समझ पाएगा, ठीक उस मात्रा या उस स्तर या उस गहराई पर जाकर ए उस सिचुएशन को नहीं समझ पाएगा। और इसका मतलब ये हुआ, ए बी के दुख में दुख महसूस तो कर रहा है, किंतु बी के दुख की गहराई को एग्जैक्टली समझने में असमर्थ है। और सी न केवल बी के दुख की गहराई को समझने में समर्थ है, बल्कि वो बी के दुख की गहराई को महसूस करने में भी, उस बिंदु तक पहुंचने में भी समर्थ है। इन्हीं कंसेप्ट के अंतर को अगर मैं एक बात में कहना चाहूं तो ए के मन में बी के प्रति जो चीज है उसको बोलते हैं सिंपैथी, और सी के मन में बी के प्रति जो भाव है उसको बोलते हैं एम्पैथी।
सिंपैथी और एम्पैथी का बहुत आसान अंतर आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये तो छोटी सी बात हुई, पूरा कंसेप्ट क्या है, हम पहले दोनों कंसेप्ट को समझते हैं, फिर देखेंगे उनमें समानताएं क्या है, अंतर क्या है, और क्या ये कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, फिर उस बात को समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि दोनों कंसेप्ट क्या हैं, उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तब आगे बात को बढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से जो पहला कंसेप्ट है, जो कहते हैं कि इस दुनिया में काफी पहले से चलने वाला कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं सिंपैथी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपैथी को हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप सब जानते हैं सिंपैथी को हिंदी में सहानुभूति कहने का रिवाज है, जो सह प्लस अनुभूति इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ये हो गया सहानुभूति। ठीक, तो हमें जो समझना वो ये कि सहानुभूति का मतलब क्या है, क्या क्या इसमें शामिल होता है। तो सहानुभूति के बारे में सबसे पहले एक दो बातें जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि ये कंसेप्ट पुराना कंसेप्ट है, यानी एम्पैथी की तुलना में पुराना कंसेप्ट है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसके बारे में आपको ये बताऊं कि ये शब्द कहाँ से आया, तो एक शब्द है पैथोस या पाथोस कह लीजिए। ये पाथोस शब्द से बनते 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 3-4 कड़ियों में चेंज होते होते सिंपैथी हुआ। और जो पाथोस शब्द है या पैथोस शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के इस शब्द का जो मतलब होता है, उसका एक मतलब होता है सफरिंग, यानी कि परेशानी किसी की हो, दुख हो, ये तो ये होता है। और पैथोस शब्द का दूसरा अर्थ फीलिंग भी होता है, महसूस करना भी होता है। और आप पाएंगे कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द जिनमें PATH इस हिस्से का प्रयोग होता है, वो आमतौर पर सफरिंग या फीलिंग से जुड़ते हैं। जैसे टेलीपैथी कहेंगे, टेलीपैथी में होता है कि दूर से किसी बात को फील कर लेना, तो पैथी वहां पर आ गया। ऐसे ही पैथोलॉजी लैब की बात करेंगे, तो पैथोलॉजी क्या करती है, किसी व्यक्ति के सफरिंग के रीजंस को, किसी व्यक्ति के दुख, पीड़ा, तबीयत खराब है, बीमारी है, बेचैनी है, उसके कारणों को समझने के लिए परीक्षण करती है, रिसर्च करती है, टेस्ट करती है, एग्जामिनेशन करती है, उसको पैथोलॉजिकल लैब कहते हैं। और मेडिकल साइंस में जो पैथोलॉजी नाम से ब्रांच है, उसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की परेशानियों की वजह को जांचें और समझ पाएं कि उसकी परेशानी का कारण क्या है। तो सहानुभूति बना है ग्रीक शब्द पैथोस से, सफरिंग फीलिंग इसका मतलब है। अगर मैं कहूँ कि सिंपैथी क्या चीज है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि सिंपैथी एक एबिलिटी है। एबिलिटी का क्या मतलब होता है, एबिलिटी को हिंदी में कह सकते हैं कि एक योग्यता है, एक योग्यता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के पास होगी, व्यक्ति अपनी मेहनत से भी, अपने बचपन के अनुभवों से भी इस चीज को सीख लेता है, ऐसी योग्यता सिंपैथी है। किस चीज की योग्यता है, ये योग्यता है टू फील, और अंग्रेजी में अगर न कहना हो, हिंदी में कहना हो, तो हम कहेंगे महसूस करने की योग्यता है। तो सिंपैथी महसूस करने की योग्यता है। क्या महसूस करने की योग्यता है, तीसरा सवाल स्वाभाविक रूप से यही उठेगा। अगर ये महसूस करने की योग्यता है, तो क्या महसूस करने की योग्यता है, ये है दुखों को महसूस करने की योग्यता, पीड़ाओं को महसूस करने की योग्यता। तो दुख और पीड़ा अपनी तो कोई भी महसूस कर सकता है, बचपन से करता है, लेकिन यहाँ दुख और पीड़ा का मतलब है जो अन्य है उनकी दुख और पीड़ा को महसूस करने की योग्यता। अगर मैं एक वाक्य में कह दूं, दूसरों के दुखों और पीड़ाओं को महसूस करने की योग्यता को सिंपैथी कहते हैं। या एक बात मन में आ सकती है कि यार दूसरे से मतलब क्या है, तुम थोड़ा सा ये भी समझ लें कि दूसरा कौन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जैसे हम मनुष्य हैं और हम किसी दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देखें, तो हो सकता है कि वो दूसरा कोई मनुष्य ही हो। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं मान लीजिए, और वहाँ हमें एक व्यक्ति दिखा जो बहुत परेशान है, सड़क पे गिरा हुआ है, चोटिल है, भीख मांगता है वहाँ पर, और उसको खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, एकदम पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं, कमजोर हो गया है, तो आपको उसके प्रति जो भाव मन में आएगा वो क्या होगा, सिंपैथी होगा, सहानुभूति होगा। केवल मानवों के लिए नहीं होता ये भाव, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई पशु या पक्षी ऐसा दिखे जो किसी वजह से पीड़ित है। और जैसे गर्मियों का समय है, मान लीजिए कि आप अपने छत पे हैं और अचानक कबूतर आपको वहाँ प्यास तड़पता हुआ दिखे, उसको प्यास लग रही, उसको पानी कहीं नहीं मिल रहा, अब उसके प्रति आपके मन में जो भाव आएगा वो भी क्या होगा, सहानुभूति या सिंपैथी होगा। ठीक, एक सिचुएशन तीसरी देखते हैं। मान लीजिए आप फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म ऐसी देख रहे हैं जैसे मान लीजिए एक फिल्म का नाम था, मेरे ख्याल से कल हो न हो, शायद यही नाम था फिल्म का। मैंने आपसे कई बार कहा कि मैं फिल्मों के नाम भूल जाता हूँ, देखता तो हूँ फिल्में। अगर ये वही फिल्म है जिसमें शाहरुख खान एक नायक था और अमेरिका बेस्ड फिल्म थी, जिसको बहुत ही योग्य है, सबसे प्यार से रहता है, सबको पसंद करता है, लेकिन उसको एक ऐसी बीमारी है कि वो बचेगा नहीं। या अगर आप थोड़ा और इतिहास में जाए तो राजेश खन्ना की एक फिल्म थी आनंद राम की, जिसमें लगभग ये सिचुएशन थी कि नायक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का है, सब उसको प्यार करते हैं, किंतु नायक को एक ऐसी बीमारी है कि वो सर्वाइव कर नहीं पाएगा, उसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने तय है। या आपने हाल ही में फिल्म देखी होगी जिसमें नायक एक सिंगर है, वो नायिका को देखते कहीं गाते हुए, फिर वो उसको प्रेम करने लगता है, लेकिन नायिका धीरे धीरे उससे आगे निकल जाती है। नायक बहुत कोशिश करके भी उस चीज़ को झेल नहीं पाता कि वो पीछे कैसे रह गया, और अंत में एक दिन वो सुसाइड कर लेता है, नहीं झेल पाता उस चीज़ को। इन फिल्मों को देखते हुए आपको जरूर दुख महसूस होता होगा। गजनी फिल्म को देखकर आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि काश उस नायिका को एक बार पता लग जाता कि वो लड़का कौन है, तो ऐसा दुख होने लगता है मन में। और यदि आपको ऐसा दुख कभी कभी होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप या मैं या हम जब महसूस करते हैं दूसरों के दुखों को, तो वो महसूस करने की योग्यता केवल मानवों और पशु पक्षियों तक सीमित नहीं रहती है, वो चली जाती है फिक्शनल कैरेक्टर्स तक भी। फिक्शनल कैरेक्टर का मतलब है काल्पनिक चरित्र, जो कहानियों में होते हैं, उपन्यासों में होते हैं, फिल्मों में होते हैं, जो सचमुच एग्जिस्ट नहीं करते, किंतु उनके बारे में पढ़ के हम उनके प्रति भी संवेदना, सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। और इसका मतलब पूरी बात को अगर मैं समझ कर एक साथ कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि सहानुभूति
एक ऐसी योग्यता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य मनुष्य, पशु पक्षी या काल्पनिक चरित्र की पीड़ाओं को महसूस कर पाता है, इस पर ध्यान देना है। अगर आपको अपने आसपास के उदाहरण से बात समझनी हो तो बहुत सारे उदाहरण है, बस ध्यान रखना कि यहाँ महसूस करने की बात है। एग्जैक्टली जान पाता है नहीं, महसूस कर पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी उम्र 15 साल के आसपास है, 20 साल के आसपास है, स्वस्थ है, एकदम मस्त है, बिंदास है, खूब खुश रहता है। उसके पिताजी की उम्र मान लीजिए कि 50 साल के आसपास है और पिताजी को पहली बार ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, बीपी हाई हो गया है। डायबिटीज को पहले से थे और जब से डायबिटीज हुआ है और बीपी हुआ है उससे बड़े चिंतित भी रहते हैं, थके हुए रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। उनको चिंता होती है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। जैसे बीपी बढ़ता है वो बोलते हैं कि बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। वो बच्चा चाहता है कि उनकी हेल्प करे, वो बच्चा महसूस करता है कि मेरे पापा बहुत दुखी है, लेकिन वो कितनी भी ताकत लगा रहे वो समझ नहीं पाएगा कि मेरे पापा को हो क्या रहा है, क्योंकि उसे झेला नहीं है। इसलिए हिंदी में दो शब्द चलते हैं, एक है संवेदना, एक है स्वयं वेदना। संवेदना का मतलब है दूसरों के दुखों को जानने का प्रयास करना, महसूस करने का प्रयास करना, और स्वयं वेदना का मतलब है जो वेदना हमने अपने ऊपर झेली हो। इसलिए कहते हैं कि स्वयं वेदना से जो हम समझ पाते हैं, अगर मैं किसी वेदना से गुजरा हूं और सामने वाला भी उससे गुजरा है तो मैं उसको जितना समझ पाऊंगा वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा जिसने उस चीज को झेला ही नहीं। किंतु बिना झेले भी सहानुभूति रख सकता है। वो बच्चा अपने पिता की पीड़ाओं के प्रति सहानुभूति रख सकता है, बेशक एग्जैक्टली समझ ना पाए कि मेरे पिता की मनस्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है, लेकिन तब भी सिंपैथाइज कर सकता है, सहानुभूति रख सकता है। सहानुभूति की यही एक विशेषता, बड़ी महत्वपूर्ण सी विशेषता होती है। अगर आपको सहानुभूति का कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो हमें दूसरे कंसेप्ट पे आ सकते हैं जिसका नाम है एम्पैथी। अगर आपको प्रशासनिक एग्जाम्पल समझना हो तो यूँ समझ लीजिए कि शहर में पला बढ़ा एक व्यक्ति आईएएस बना है, बचपन से कॉन्वेंट में पढ़ा है, बड़े शहर में रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहा, आईएएस बना। आईएएस बन के उसको कार्डर मिला एक ऐसा जहाँ पर बहुत गरीबी है, भुखमरी है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। मान लीजिए उड़ीसा या छत्तीसगढ़ कार्डर उसको मिला, उड़ीसा मिला मान लीजिए। अब छत्तीसगढ़ या ओडिशा में जब वो गया तो उसको एक ऐसा जिला मिला जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसमें गरीबी बहुत ज्यादा है। जब वो वहाँ गया कुछ ट्राइबल लोग उससे मिलने आए, कलेक्टर साहब से मिलने आए, और जब उन्होंने अपनी दुर्दशा बताई तो उसको बहुत ही अजीब सा लगा कि दुनिया में ऐसा भी होता है, केवल बुक्स में पढ़ा था। अब इसने उस गरीबी को झेला नहीं है, उस भुखमरी को झेला नहीं है। बिना गरीबी और भुखमरी को झेले हुए किसी ऐसे व्यक्ति की आप बीती सुनकर जो महसूस करेगा वो सहानुभूति होगी। और इसलिए सहानुभूति की शर्त ये नहीं होती कि आपने ठीक उन सिचुएशंस को झेल रखा हो जो सिचुएशंस किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में आ चुकी है। अब यहाँ से हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर, जिस कंसेप्ट का नाम है एम्पैथी। और ये कंसेप्ट आजकल यूपीएससी में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यूपीएससी में नहीं, आजकल मनोविज्ञान की दुनिया में इस कंसेप्ट का बहुत महत्व है। आप किसी भी अच्छे मनोविज्ञान के व्यक्ति से बात करेंगे और बीच बीच में आपको एक दो बार कह ही देगा कि एम्पैथी होनी चाहिए, एम्पैथाइज करना चाहिए। अगर आप एम्पैथाइज नहीं कर पाते कोई बुरी बात है, इस तरह की बातें आई जाती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि एम्पैथी को हिंदी में क्या कहूँ तो एम्पैथी को हिंदी में आमतौर पर दो शब्दों से पुकारा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये समानुभूति है, वो थी सहानुभूति, ये है समानुभूति। और इन दोनों शब्दों का अंतर शायद इस अनुवाद में ही छिपा हुआ दिखता है, मैं जो कहता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसको समानुभूति नहीं कहेंगे, हम इसको परानुभूति कहेंगे। पर अनुभूति, पर का मतलब होता है अन्य व्यक्ति, तो परानुभूति किसी दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को महसूस करना, इसको हम ये कहेंगे। आपकी परीक्षा में इनमें से जो भी शब्द आए आप उसी शब्द को सही मान के आंसर ले दीजिएगा, लेकिन अभी समझने के लिए हम एम्पैथी शब्द का प्रयोग करते हैं, उससे बात समझना आसान हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक एम्पैथी शब्द की बात है, यहाँ मैं एक दो बेसिक बातें बताऊँ कि सिंपैथी की तुलना में ये एक नया शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपैथी बहुत पुराने समय से प्रयोग होता है, जबकि एम्पैथी का प्रयोग मुश्किल से आप कह सकते हैं कि भी 150 साल के आसपास हुआ होगा। इस शब्द का प्रयोग होते हुए बहुत पुराना शब्द नहीं। दूसरी बात यह है कि ये शब्द भी ग्रीक भाषा के उसी शब्द से डेवलप हुआ है, इवोल्व हुआ है। ये एटिमोलॉजिकली अगर हम देखें तो वहीं से जाके निकलेगा। व्युत्पत्ति अगर देखें इस शब्द की वहीं जाके निकलेगी। वो शब्द कौन सा था? पैथोस। और पैथोस का मतलब आप जानते हैं, पैथोस का मतलब होता है या तो अनुभूति या फिर पीड़ा। तो दोनों शब्दों का ओरिजिन सेम है, एम्पैथी भी वहीं से निकला जहाँ से सिंपैथी निकला है। एक बात और आपको बताता हूँ कि ये शब्द जब आया था मनोविज्ञान की दुनिया में तो इसका जो शुरुआती अर्थ था, आरंभिक अर्थ, अगर मैं एक शब्द लिखूँ यहाँ पर, आरंभिक अर्थ इसका वो नहीं था जो इसका अर्थ आजकल हम मानते हैं। आरंभिक अर्थ क्या था? एक शब्द है, कभी आपको मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर देखिएगा इसका क्या मतलब होता है। एक शब्द अंग्रेजी में चलता है पैथेटिक फैलेसी, और ये पैथेटिक फैलेसी लिटरेचर की दुनिया में अगर आप अंग्रेजी साहित्य में देखेंगे तो इसको एक अलंकार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी को हिंदी में अगर कुछ लोग कहते हैं तो उसका नाम बोलते हैं कि ये संवेदन आरोप की स्थिति है। संवेदन आरोप एक विशेष मनस्थिति का नाम है जो अंग्रेजी के पैथेटिक फैलेसी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो पैथेटिक का मतलब वो नहीं है जो आजकल हम यूज करते हैं। आजकल हमें किसी को बहुत खराब कहना बोलते हैं कि यू आर सच ए पैथेटिक ह्यूमन बीइंग और पर्सन, उस सेंस में। यहाँ पैथेटिक का मतलब पैथोस से बनता है, फीलिंग से बनता है। फीलिंग से जुड़ी हुई फैलेसी, फैलेसी का मतलब होता है तर्क दोष, लॉजिक की अगर कोई मिस्टेक हो, अगर कोई लॉजिकल मिस्टेक करता हो तो फिलोसफी की दुनिया में, लॉजिक की दुनिया में उसको बोलते हैं फैलेसी। कई फैलेसीज होती है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जैसे प्रेम करते हैं, किसी से धोखा हो गया तो उसके बाद ऐसा फतवा जारी करते हैं कि दुनिया के सारे पुरुष खराब होते हैं या दुनिया की सारी लड़कियां खराब होती हैं। इस गधेपन को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं अवैध सामान्यकरण, इलिसिट जनरलाइजेशन।
बहुत सीमित एग्जाम्पल्स के बेस पर एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाल लेना, इसको बोलते हैं, जैसे ब्लैंकेट जनरलाइजेशन आजकल एक शब्द होता है सामान्य भाषा में, तो लॉजिक की दुनिया में इसी को बोलते हैं अवैध सामान्यकरण या इलिसिट जनरलाइजेशन। उसी तरह से साहित्य की दुनिया में एक शब्द चल पड़ा पैथेटिक फैलेसी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं देखा हुआ कि बहुत इमोशनल लोग जो होते हैं ना, उनका अलग ही टेम्परामेंट रहता है सोचने के बाद को। जैसे मान लीजिए एक कोई प्रेमी है, नया नया दिल अभी टूटा है उसका, आज ही टूटा है दिल मान लीजिए, और अपने घर लौट रहा है, उसकी आंख से आंसू बह रहे हैं, बीच बीच में आवाज़ भी आ रही है सबकती। इतने में क्या हुआ कि अचानक आसमान में बादल छा गए, गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगी, तेज बरसात होने लगी, और वो ऊपर देख के बोल रहे कि भगवान तुम भी नहीं झेल पा रहे ना, पूरा आसमान रो रहा है मेरे साथ, ये जो आंसू है ये बरसात नहीं, आंसू है। जब कोई व्यक्ति उस लेवल पर चला जाता है ना, इसको बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। यानी मेरी भावनाएं अगर मैं प्रकृति पर, वस्तुओं पर, संसार पे आरोपित कर दूं और ये मानने लगूं कि ये भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस करता हूं, इसको बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। और शुरुआत में एम्पैथी शब्द का मतलब बहुत लंबे समय तक इसलिए लिया गया, लेकिन आजकल एम्पैथी शब्द का मतलब ये नहीं होता है, इसलिए मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूँ कि अब ये अर्थ लेकर हम नहीं चलेंगे। तो हमारे सामने सवाल ये है कि एम्पैथी शब्द का अर्थ अब क्या होता है, तो अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि एम्पैथी शब्द को लेकर जो आज मीनिंग है वो क्या है, फिर हम समझेंगे कि सिंपैथी शब्द से उसका अंतर बनेगा तो कैसे बनेगा। तो फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि इसके लिए हिंदी में दो शब्द हमारे पास हो गए, समानुभूति और परानुभूति, और अब हम समझेंगे एम्पैथी शब्द से आजकल कौन सा मतलब लेकर चला जाता है। जैसे मैं सिंपैथी में आपसे कहा था कि सिंपैथी एक एबिलिटी है, तो मैं कहूंगा एम्पैथी भी एक एबिलिटी है। तो एबिलिटी का हिंदी शब्द क्या था, योग्यता, तो ये भी योग्यता है। ठीक, किस चीज की योग्यता है, एबिलिटी टू नो या टू अंडरस्टैंड, समझने की योग्यता है। मैं ब्रैकेट में लिखता हूं समझने की। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या लिखा था सिंपैथी में, महसूस करने की, एबिलिटी टू फील। यहां मैं कह रहा हूं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करने की है, सिंपैथी में मैंने कहा था दुख महसूस करने की, इसमें हम दुख नहीं बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे मूड या मेंटल स्टेट, मन स्थिति आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। आमतौर पर मूड के लिए भी हिंदी में मन स्थिति चलता है, और मेंटल स्टेट के लिए मानसिक स्थिति कह लीजिए या मन स्थिति ही कह लीजिए। तो एम्पैथी एक योग्यता है, एबिलिटी है, यह समझने की कि मन स्थिति कैसी है, मूड कैसा है, किसका, अदर्स का। और जैसे मैं अदर्स कहूंगा, यहां भी अदर्स शब्द के अंतर्गत वो तीन चीजें शामिल हो जाएंगी जो मैंने पहले कहा था। अदर्स का एक मतलब होता है अन्य मनुष्य, दूसरा मतलब होता है पशु पक्षी भी हो सकते हैं, जो पिछली बार मैंने डिस्कस किया था सिंपैथी में, और तीसरी बात जो मैंने कहा था फिक्शनल कैरेक्टर्स यानी कि काल्पनिक चरित्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ अंतर कहाँ कहाँ आ रहा है, और अंतर अगर आपको समझना हो तो दो शब्दों पर गौर कीजिए। एक शब्द है अंडरस्टैंड, एबिलिटी तो पहले में था, यहाँ अंडरस्टैंड है, वहां था फील, दूसरा वहां था दुख, और यहाँ है मूड या मेंटल स्टेट, किसी की मन स्थिति। तो कुल मिला के कहूँ तो एम्पैथी किसी दूसरे मनुष्य, पशु पक्षी या काल्पनिक चरित्र की मन स्थिति को समझने की योग्यता है, समझने की क्षमता है। ये इसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। कैसे अंतर क्या होगा, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि सहानुभूति में आप महसूस करते हैं दुख दूसरे व्यक्ति का, पर इस बात की गारंटी एकदम नहीं है कि आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। एम्पैथी बेसिकली इस बात की गारंटी है कि आप दूसरे व्यक्ति की मन स्थिति को ठीक से समझ पा रहे हैं। और इसलिए अंग्रेजी में एम्पैथी की परिभाषा जब भी देते हैं साथ में कहते हैं पुटिंग योर फीट इन द शूज ऑफ अदर्स। अगर आप दूसरों के जूतों में अपना पैर डालने के लायक हो चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यूँ समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और तेज चलने के लिए सब लोग कह रहे हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके पापा हैं, आप सब तेज चल रहे हैं, वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, और आपने उनसे कहा पापा तेज चलो ना, क्यों चलते तेज, वो कुछ नहीं कह रहे, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन तेज नहीं चल पा रहे। अंत में आपने उनसे पूछा पापा क्या हुआ, अपने इतना हिंट किया बेटा जूते में दिक्कत है थोड़ी सी, आपने कहा अच्छा आप मुझे अपना जूता दो, आप मैं जूते पहनूँ। जैसे ही आपने उनके जूते पहने तब समझ में आया कि उस जूते में तो कील गड़ी हुई है, और वो आपसे इसलिए नहीं कह रहे कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने जूते पर खर्च करें, वो चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई पर खर्च करें। और जैसे ही आपने उनके जूते पर अपने पैर डाले और सबने कहा कि तेज चलो, और आप पा रहे हैं कि आप उतना भी नहीं चल पा रहे जितना वो चल रहे थे। इसलिए कहते हैं पहले दूसरे की स्थिति में खुद को रख के देखो, और जब आप खुद को दूसरे की स्थिति में एग्जैक्टली रख के देख पाएंगे, ये योग्यता कैसे आती है, योग्यता दो तरह से आती है। एक तो आती है उन अनुभवों से, जो अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति ने किए हैं, आज आपने भी कर लिए, जैसे ही आप वो अनुभव कर लेंगे आप उसकी मन स्थिति को ठीक से समझना शुरू कर देंगे। कभी कभी कुछ लोगों में एक क्षमता ज्यादा होती है, साहित्य के लोगों में या कुछ और लोगों में, कि बहुत सारी कहानियां, उपन्यास पढ़ के, बहुत सारी फिल्में देख के वो ऐसे व्यक्तियों से रूबरू हो जाते हैं फिल्मों के माध्यम से जिन्होंने कुछ झेला है, धीरे धीरे उनको अंदाजा होने लगता है। पर्सपेक्टिव टेकिंग इसको बोलते हैं, कि आप पर काया प्रवेश, जिसको हिंदी में कहा जाता है, कि आप बिना उन अनुभवों के भी दूसरे की काया में प्रवेश करके समझ पाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये आसान नहीं होता है, आसान होता है तब जब आपने खुद वो अनुभव झेला हो अपनी जिंदगी में, या लगभग वैसा अनुभव झेला अपनी जिंदगी में, तो आप समझ पाते हैं कि दूसरे के मन पर क्या बीत रही है। इसीलिए इसका नाम है सम अनुभूति, समानुभूति। समानुभूति का मतलब समान अनुभूति, जो अनुभूति उसके मन में है ठीक उस अनुभूति को समझ लेना,
अगर आप ये कर पाते हैं तो इसका मतलब आप समानुभूति के बिंदु पर या एम्पैथी के बिंदु पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, एम्पैथी के ना 2-3 लेवल्स हो सकते हैं। एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक की बात हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद की जो बात है उसको हम देखते हैं कि एम्पैथी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि एम्पैथी के लेवल्स ना पता हो तो हमें सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में अंतर समझने में थोड़ी सी बाधा होने लगती है, दुविधा होने लगती है। बेहतर है कि हम इसके लेवल समझें। एम्पैथी के 3 लेवल्स हो सकते हैं और ये 3 लेवल्स वो हैं जो डेनियल गोलमैन ने बताए हैं। डेनियल गोलमैन इस समय एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में वो लिखते हैं, मेडिसिन की फील्ड के व्यक्ति हैं, रिसर्चर हैं और मनोविज्ञान पे आजकल उनकी पकड़ है। तो उन्होंने ही कहा कि अगर एम्पैथी को ध्यान से समझे तो एम्पैथी का जो मूल मतलब है उसको तो बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी। तो कॉग्निटिव एम्पैथी तो इसका पहला मतलब है ही। अब सवाल है कॉग्निटिव क्या है और इसको हिंदी में क्या कहेंगे। तो कॉग्निटिव के लिए एक शब्द हिंदी में आता है जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। तो मैं फिलहाल यहाँ लिखता हूँ संज्ञानात्मक, फिर थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अभी आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर केवल ये शब्द लिख लें, संज्ञानात्मक समानुभूति। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। फिर गोलमैन ने कहा कि दूसरी स्थिति हो सकती है जिसको हम कह सकते हैं इमोटिव एम्पैथी। और उसने बाद के अपने साहित्य में ये भी कहा कि तीसरी स्थिति भी हो सकती है जिसको हम कह सकते हैं कंपैशनेट एम्पैथी। तो उसने एम्पैथी के 3 प्रकार कर दिए। अगर मैं इसको हिंदी में कहना चाहूँ तो दूसरे वाली जो है उसको हम कहेंगे भावनात्मक या संवेगात्मक सहानुभूति, ठीक। और तीसरे वाला जो है कंपैशनेट, इसको आप कह सकते हैं करुणात्मक या कारुणिक, एक शब्द कह सकते हैं करुणात्मक समानुभूति। इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। तो अब हमें समझ में आया कि इन तीनों में अंतर क्या है। अगर है तो अंतर क्या होगा। देखिए तीनों में अंतर क्या है। जो बेसिक एबिलिटी है वो तो यही है, कॉग्निटिव एम्पैथी। और इसका मतलब एक कॉग्निशन का मतलब होता है जानना, जानने के प्रति, टू नो समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग। हमारा जो पूरा माइंड है, हमारा जो पूरा चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसका एक पक्ष जो चीजों को जानता है, दूसरा पक्ष जो चीजों को महसूस करता है। तो जानने से जुड़ा जो कुछ भी है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हमारी हैं जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, वो हो सकती है। कॉम्प्रीहेंड करना हो सकता है, रिटेन करना हो सकता है, चीजों को ध्यान रखना हो सकता है, याद करना हो सकता है, मेमोराइज करना हो सकता है। इन सारी फैकल्टीज को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, यानी बौद्धिक क्षमताएं। इन सब की मदद से हम चीजों को जानते हैं, समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कंसेप्ट टॉक चल रही है तो कंसेप्ट को समझने में आप दिमाग के जिस हिस्से का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं वो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो आप फिलहाल सिर्फ इतना समझे, कॉग्निशन का मतलब समझना, जानना। हिंदी में संज्ञानात्मक, इसको सम हटा के ज्ञानात्मक कर देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक से किसी चीज को जानने और समझने की प्रक्रिया संज्ञान होती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब है दूसरे व्यक्ति, पशु पक्षी या किसी काल्पनिक चरित्र की मन स्थिति को ठीक से समझना। समझना बेसिक बात है एम्पैथी में। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति या किसी प्राणी की मन स्थिति को ठीक से समझ रहे हैं तो डेनियल गोलमैन कहेंगे कि आप कॉग्निटिव एम्पैथी के स्तर पे हैं। और एम्पैथी का बेसिक मतलब यही होता है। ऐसा हो सकता है कि आप उसकी मन स्थिति को समझने के साथ साथ आप उसकी मन स्थिति को महसूस भी करें, ये हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि आप समझ रहे हैं एग्जैक्टली पर महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है कि आप समझ भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा ऐसा कैसे होता है। और तीसरी स्थिति हो सकती है कि आप न केवल समझ रहे हैं और न केवल महसूस कर रहे हैं, बल्कि महसूस करने के बाद आपका ये मन भी कर रहा है कि आप उसकी मदद करें, आप उसके पक्ष में खड़े हो, आपके अंदर उसकी सहायता करने का भाव भी पैदा हो रहा है, मदद करने की इच्छा पैदा अगर आपके मन में हो रही है तो हम कहेंगे कि ये मामला अब केवल संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव नहीं है, ये मामला केवल इमोटिव भी नहीं रहा, ये मामला कंपैशनेट लेवल पे चला गया, मदद करने के भाव पे चला गया। बस ध्यान रखना है, एम्पैथी सबसे पहले कॉग्निटिव होगी। कॉग्निटिव होने के बाद यहाँ जा सकती है, नहीं भी जा सकती है, यहाँ आने के बाद यहाँ भी जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले ये हो जाएगी फिर ये होगी, नहीं। नंबर 1 पर यही होगी जब भी होगी, अगर नंबर 2 पे हुई तो ये होगी, और अगर नंबर 3 आया तो ये होगा। इनका सीक्वेंस होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए कि एक सीनियर सिविल सर्वेंट है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, और उसने अपनी ईमानदारी की कीमत ये चुकाई है कि बार बार सस्पेंड हुआ है। और उसकी उम्र मान लीजिए 50-55 साल है, काफ़ी सीनियर लेवल पे है, लेकिन इतना सस्पेंड हुआ है कि उसकी सीनियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उसके आसपास के उन ऑफिसर्स की है जो उतने ईमानदार नहीं थे, जो जुगाड़ बनाना जानते थे और जिनके सरकार के साथ ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग रहती थी। अब एक नया ऑफिसर आया, वो भी उतना ही ईमानदार है जितना कि ये व्यक्ति था 55 साल वाला। इस नए व्यक्ति ने खूब वैसे स्टेप्स लेने शुरू किए जैसे ये भी लिया करता था अपने ज़माने में। इस वजह से सरकार की निगाह में चढ़ गया जैसे वो चढ़ गया था। और इस वजह से एक दिन अचानक इस व्यक्ति के पास सस्पेंशन का लेटर आ गया कि आपकी सेवाएं निलंबित की जाती हैं, यू आर हियरबाय सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉब। अब देखिए, उसके बैचमेट्स हैं 10-15, उनमें से एक वो था। बाकी सब प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैग्मेटिक लोग हैं, ज़्यादा पंगा मोल नहीं लेते, ठीक तरीके से काम चलाते हैं। ये बहुत ईमानदार है, इससे बर्दाश्त नहीं होता कि कुछ भी गलत होते हुए देखे तो ये बार बार पंगा मोल ले लेता है। विधायक से, सांसद से और नेताओं से पंगा मोल लेने पीछे नहीं हटता अगर काम सही हो तो। अब जैसे ही खबर आएगी इसके सस्पेंशन की, इसके बाकी बैचमेट्स में कुछ तो जलते होंगे, वो तो खुश होंगे, मजा आ गया करेंगे। लेकिन जो इसके सच्चे दोस्त भी होंगे वो सिंपैथाइज तो कर सकते हैं, एम्पैथाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को झेला नहीं है।
इस व्यक्ति के साथ ठीक से इंपैथाइज कौन कर पाएगा? वो 55 साल का ऑफिसर जिसने इस उम्र में अच्छा काम करने की सजा सस्पेंशन के रूप में झेली थी, वो इंपैथाइज करेगा। अब 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक, वो ठीक से समझ पा रहा है कि इस समय इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन वो अब इतना पक चुका है इन सब चीज़ों से कि अब उसके मन में ऐसे इमोशंस नहीं आते बहुत ज़्यादा। हाँ, समझ में आ रहा है कि क्या क्या दिक्कतें हो रही होंगी, समझ में आ रहा है, इमोशंस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? समझ भी रहा है और उसके मन में इमोशन भी आ रहा है कि अरे यार, आज तो इसको भी वो सब दर्द झेलना पड़ रहा होगा जो एक ज़माने मैंने झेला था, और इसके मन में ना बहुत दुख का भाव आ रहा है कि एक और अच्छा सा अफसर, एक ईमानदार सा अफसर बेमौत मारा गया, बिना बात के नुकसान झेल रहा है, इसे दुख हो रहा है। फिर हो सकता है कि दुख हो रहा है लेकिन उसके बाद उससे आगे बढ़ने से बचे। और तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि वो कहेगी नहीं यार, इसको परेशानी हो रही होगी, आज इसको मेरी जरूरत है, मैं इसको फोन करता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि स्थिति में कैसे जीना है, इसे डिप्रेशन ना हो जाए, कहीं सुसाइड ना कर ले, कहीं कुछ और ना कर ले, मैं इसको समझाता हूँ। ये इच्छा भी उसके मन में आ गई। तो एक स्थिति हो सकती है कि मैं दूसरे व्यक्ति की मनस्थिति को ठीक से समझ पा रहा हूँ, ये कॉग्निटिव एम्पैथी है। दूसरा, मैं उसकी मनस्थिति को ठीक से समझ भी पा रहा हूँ और मैं उन भावों को महसूस भी कर पा रहा हूँ, एग्जैक्टली वही भाव, क्योंकि मैंने खुद इन स्थितियों को झेला हुआ है। सहानुभूति वाला एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा, ये एग्जैक्टली महसूस कर पाएगा। और तीसरी स्थिति हो सकती है मैं समझ भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, और साथ में मेरे मन में ये इच्छा भी आ रही है कि मैं उसकी मदद करूँ। मैं मदद करूँ ना करूँ अलग बात है, लेकिन मेरे मन में ये इच्छा बनाने लगे कि मैं उसकी मदद करूँ, तो हम कहेंगे कि अब ये एम्पैथी इस लेवल पर चली गई है, वो लेवल कंपैशनेट एम्पैथी का लेवल है, करुणात्मक समानुभूति का स्तर है। मेरा ख्याल है कि आप ठीक से समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों कंसेप्ट में क्या इनकी व्याख्या है, और यदि इतना समझ में आ गया तो अब हम समझ सकते हैं कि इन दोनों कंसेप्ट का आपस का रिलेशन क्या है। लेकिन रिलेशन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ ताकि कंफ्यूजन बाद में ना हो जाए, और वो बात ये है कि अगर मैं थोड़ी सी बात सिंपैथी की करूँ, क्योंकि आगे मुझे ये बात समझानी ही पड़ेगी, अंतर समझाते हुए तो यही समझा देता हूँ। देखिए, सिंपैथी में क्या होता है? सिंपैथी एबिलिटी टू फील है, आपको पता ही है, और जो एबिलिटी टू फील होती है तो उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहला लेवल उसका फील करने का है, और फील करने की जो योग्यता होती है उसको बोलते हैं भावनात्मक स्थिति, यानी अफेक्टिव एबिलिटी, भावनात्मक स्थिति है। और जब हम किसी के प्रति सहानुभूति से भरे होते हैं, कभी कभी हमारा मन तो करता है उसकी मदद करने का। जैसे मान लीजिए कि हम सड़क से जा रहे हैं और हमने अचानक देखा कि एक छोटा सा कोई पशु पक्षी है, थोड़ा सा पानी है, उस पानी में फंस गया, पानी से निकलने का प्रयास कर रहा है, बार बार फिसल जाता है। कहीं दूर क्यों जा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अपने वॉश बेसिन में हाथ धोने लगे, आपने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा उस वॉश बेसिन में फंसा हुआ है और बार बार ऊपर बढ़ने का प्रयास करता है, फिर फिसल के नीचे आ जाता है। ये दृश्य तो हम सबने देखा ही होगा कई बार। कुछ लोग तो इसका आनंद लेते हैं, पानी चला के उसको मार देते हैं, तो वो तो अलग ही प्रकृति के लोग हैं। अगर आपको उसकी बेचारगी पर दुख होता है और आपने खुद वो स्थिति झेली तो है नहीं कभी, तो यदि आपको उसकी बेचारगी पर दुख हो रहा है, उसकी पीड़ा को लेकर आप महसूस कर पा रहे हो, तो सहानुभूति है। और दो स्थितियाँ हो सकती हैं, एक तो ये कि सहानुभूति है पर आपकी उसकी इच्छा, ये इच्छा नहीं हो रही कि आप उसकी हेल्प करें, और दूसरा ये हो सकता है कि सहानुभूति से भर के आपने क्या किया, एक कागज या एक लकड़ी या एक स्टिक उठाई, लकड़ी वहां पर रखी या कागज वहां रखा, वो उस पर चढ़ा, आपने उसको बाहर निकाला और आपने उसको एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया ताकि वो अपना जीवन जी सके। इसका मतलब सहानुभूति जो है वो भावनात्मक के साथ अगले स्तर पर कंपैशनेट यानी करुणात्मक भी हो सकती है, और इसका मतलब हुआ जहां आप उसके लिए कुछ करना चाहें। करुणा वाली स्थिति केवल एम्पैथी में नहीं होती, सिंपैथी में भी हो सकती है। अंतर यहीं से समझ में आएगा। अंतर क्या होगा? अंतर यह है कि जो पहली स्थिति थी अंडरस्टैंड करने वाली स्थिति, एम्पैथी की बेसिक बात है किसी दूसरे व्यक्ति की मनस्थिति को एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने की योग्यता, जो सिंपैथी में नहीं है। सिंपैथी में अंडरस्टैंड तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे जो उसके मन में है, आप वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो उसकी हालत देख के आपके मन में आ रहा है। किसी को डूबते हुए देखकर आपके मन में दुख जो पैदा हुआ आप समझ पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने कभी डूबने या डूबते डूबते बचने का अनुभव नहीं किया, इसलिए आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो एम्पैथी के 3 लेवल से सिंपैथी में पहला वाला लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। हम अंडरस्टैंड तो करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, ना कि उसके हिसाब से कर रहे होते हैं। तो सिंपैथी के 2 लेवल हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप केवल फील कर रहे हैं दूसरे प्राणी या व्यक्ति का दुख, और दूसरा इस फीलिंग का अगला चरण ये है कि आप कंपैशन यानी करुणा भी महसूस कर रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि आप उसकी मदद करें। अगर ये मन कर रहा है कि आप उसकी मदद करें, तो मैं कहूँगा कि सिंपैथी सेकंड लेवल पर आ गई है। यहाँ तक आते आते मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि सिंपैथी के 2 लेवल्स होते हैं, सहानुभूति के 2 स्तर होते हैं, एक भावना का और एक क्रिया का या करुणा का हो सकता है, जबकि एम्पैथी के 3 लेवल्स हो सकते हैं, जिनमें से पहला यूनिक लेवल है जो कॉग्निशन का है, संज्ञान का है, अंडरस्टैंडिंग का है, दूसरा भावना का है, और तीसरा लेवल कंपैशन का। दूसरा और तीसरा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पहला लेवल होना आवश्यक है। अब अगर हमें इन दोनों कंसेप्ट की तुलना करनी हो तो तुलना हम कैसे करेंगे? तो अगर कंपैरिजन शब्द लेकर चले इन दोनों कंसेप्ट के बीच में या रिलेशनशिप देखें, तो कंपैरिजन करने के सीधी सी बात है कि 2-3 मतलब होते हैं। एक होता है कि हम इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो देख लें, और एक होता है कि हम इनमें जो अंतर है वो देख लें। तो इन दोनों कंसेप्ट्स में सिमिलैरिटीज क्या हैं, एक तो हमारे सामने ये सवाल हो सकता है, समानताएं क्या हैं, और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। और इन दोनों को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि ये साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ अस्तित्व में होंगे, या इनका अस्तित्व अलग अलग बिंदु पर नजर आएगा, तब ये बात देखेंगे।
जहाँ तक सिमिलैरिटीज की बात है, सिमिलैरिटीज इनमें बहुत बेसिक दो मानी जा सकती हैं और वो पहले मैंने डिस्कस किया भी है। पहली सिमिलैरिटी क्या है? पहली सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों शब्दों का विकास एक ही शब्द से हुआ है और वो शब्द ग्रीक भाषा का पैथोस शब्द है। तो लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि एटिमोलॉजिकली या व्युत्पत्ति की दृष्टि से दोनों शब्द एक ही रूट से, एक ही जड़ से, एक ही मूल शाखा से निकले हैं। जो दूसरी इनमें समानता है वो समानता ये है कि ये दोनों ही एबिलिटीज हैं और इन दोनों का संबंध इस रूप में है कि दोनों में ही किसी अन्य व्यक्ति की मनस्थितियों से कनेक्शन होता है। टू कनेक्ट विद अदर्स, ऐसी एबिलिटी जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने की स्थिति बनती है। इस सेंस में भी आप कह सकते हैं कि दोनों में समानता है। ये दो समानताएं, सरल भाषा में कहूँ, पहली समानता दोनों एक ही शब्द से निकले हैं और दूसरा दोनों ऐसी क्षमताएं हैं जिनमें हमें किसी दूसरे व्यक्ति या प्राणी के साथ कनेक्ट होना होता है। इस सेंस में समानता है। अब अगर समानता के बाद थोड़ा सा अंतरों पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि इनमें अंतर भी ठीक ठाक मात्रा में ढूंढे जा सकते हैं। अंतर क्या क्या है? अंतर समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं एक तरफ सिंपैथी लिख दूँ और एक तरफ इम्पैथी लिख दूँ, तो इसके अंतर समझना ज़्यादा आसान होगा। यहाँ लिख देते हैं इम्पैथी और यहाँ लिख देते हैं सिंपैथी। तो आप पाएंगे कि इनके ज़्यादातर अंतर को हम पहले ही समझ चुके हैं, अलग से समझने में दिक्कत आएगी नहीं। तो देखें इनमें क्या क्या अंतर है। पहला अंतर देखिए, एम्पैथी का मूल संबंध समझने की योग्यता से है, टू अंडरस्टैंड, कॉग्निशन। तो ये मूलतः क्या है? समझने की योग्यता है मूल रूप में। हो सकता है कि उसके बाद महसूस भी कर लें, कुछ करने का मन भी करे, लेकिन मूल रूप में समझने की योग्यता है। और ये मूल रूप में क्या है? महसूस करने की योग्यता है, सिंपैथी। तो ये अंतर इन दोनों को सबसे पहले अंतर के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा अंतर क्या है? आपको शुरू से ध्यान में मैंने बड़ा सिखाया था कि सिंपैथी में सहानुभूति तभी होगी जब दूसरा व्यक्ति पीड़ा में हो, दुख में हो। तो सिंपैथी के लिए जरूरी है कि मसला पीड़ा या दुख का हो। एम्पैथी के लिए जरूरी नहीं है। एम्पैथी का संबंध तो मूड से है, मूड अच्छा भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक ऑफिसर जो पहली बार डायरेक्टर बना था, जब प्रमोशन हुआ था, उसका ट्रांसफर हुआ था, आज उसके अंडर काम करने वाले एसडीएम या एडीएम को मान लीजिए लेटर मिला है कि कल से उसकी नियुक्ति डीएम के तौर पे हो रही है। ये उसके लिए खुशी का प्रसंग है, क्योंकि उसके बॉस ने भी एक बड़ी चीज महसूस की थी जमाने में और आज उसका सबॉर्डिनेट महसूस कर रहा है। तो ये एम्पैथाइज कर पाएगा कि इसके मन में इस समय कितने लड्डू फूट रहे होंगे, कितनी खुशी हो रही होगी। एक माँ जब उसका विवाह का रिश्ता फाइनल हुआ था अपने पसंद के व्यक्ति के साथ, आज उसकी बेटी का रिश्ता फाइनल हुआ है उसके पसंद के व्यक्ति के साथ, तो बेटी के मन में कितने लड्डू फूट रहे होंगे ये उसकी माँ ठीक से महसूस कर लेगी, क्योंकि वो खुद उस अवस्था से गुजरी है। जिसको बोलते हैं एम्पैथाइज करना। और एम्पैथाइज करने के लिए आप हैप्पीनेस में भी एम्पैथाइज कर सकते हैं, जबकि सिंपैथाइज करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति दुख में होगी। कोई खुशी में आप जाके बोले कि मुझे आपसे सिंपैथी हो रही है, सहानुभूति हो रही है, तो वो कुछ ऐसा करेगा कि फिर बाकियों को आपसे होगी सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी के मामले में आपको दुख और सुख की चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों स्थितियों में ऐसा हो सकता है। तीसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग खुद ही अगर इसको सोचना चाहें, वो ये है, कहते हैं कि एम्पैथी में और सिंपैथी में एक अंतर ये है कि सिंपैथी में अदरनेस, मैं और वह का अंतर बना रहता है। मेरा ख्याल है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, मैं और वह का अंतर बना रहता है। और इसका मतलब दूसरे व्यक्ति को क्या हो रहा है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम एग्जैक्टली उस लेवल पर नहीं जा पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है। और एम्पैथी का मतलब है जहां अंतर समाप्त हो जाता है, यानी कि अदरनेस खत्म हो जाती है। और इसलिए एक शब्द चलता है अंग्रेजी में, एम्पैथी स्टार्ट्स वेयर अदरनेस डिसअपीयर्स। जहाँ ये भाव खत्म हो जाए कि उसका दुख है कि मेरा दुख है, एकदम एक जैसा हो जाए, सम अनुभूति हो जाए, वहाँ अदरनेस खत्म हो जाती है। जबकि सहानुभूति में हम कितनी भी कोशिश कर लें, किसी न किसी मात्रा में अदरनेस वाला भाव बना ही रहता है। इसके बाद अगर नंबर 4 पर आ जाए, नंबर 4 अंतर ये है, अगर आपसे खुद पूछा जाए कि सहानुभूति के लेवल्स कितने हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 लेवल्स हो सकते हैं। पहला लेवल कौन सा है? इमोशन का, क्योंकि फील करने का मसला है ना। और दूसरा लेवल क्या है? कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या है कि आप उसकी मदद करने के लिए कुछ करना चाहें, क्रिया करना चाहें। तो 2 लेवल्स हो सकते हैं। जबकि एम्पैथी के मामले में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें डेनियल गोलमैन ने कहा है कि इसके 3 लेवल्स हो सकते हैं। अगर आपको नाम ध्यान हो, पहला लेवल कौन सा था? कोग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। दूसरा लेवल कौन सा था? इमोटिव, यानी कि भावनात्मक। और तीसरा लेवल कौन सा है? कंपैशनेट, यानी कि करुणा संबंधी कह लीजिए या करुणात्मक कह लीजिए, जहां हम किसी व्यक्ति की मदद भी करना चाहते हैं। ये अंतर होता है। अगर मैं इसके तीसरे पॉइंट को बेस बना के एक अंतिम बिंदु और इसमें जोड़ देना चाहूँ, तो आप बताएं कि आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। अगर सिंपैथी और एम्पैथी एक ही प्रसंग की बात हो, ठीक है, एक ही सिचुएशन में कोई व्यक्ति परेशान है, एक सिंपैथाइज कर पा रहा है, एक उसको एम्पैथाइज कर पा रहा है। पहला एग्जांपल याद कीजिए कि ए बी सी 3 दोस्त हैं। बी की माता जी की मृत्यु हुई है। ए ने आज तक ऐसा फील नहीं किया है, सी ने 3 साल पहले फील किया था। तो सी उसके साथ जो भावनात्मक स्थिति जोड़ पा रहा है और जो ए जोड़ पा रहा है, इनमें से आप इसको ज्यादा गहरा मानेंगे। तो मेरे ख्याल से कहने की बात नहीं, आप कहेंगे कि एम्पैथी जो होती है, एम्पैथी गहरी अनुभूति है सिंपैथी की तुलना में। तो समानुभूति सहानुभूति की तुलना में डीपर है, गहरी अनुभूति है। और ये वाली भी अपने पे गहरी है, किंतु एम्पैथी की तुलना में कम गहरी अनुभूति है। ये आप आराम से कह सकते हैं। मेरे ख्याल से इस बेस पर आपको इन दोनों शब्दों में अंतर करना बड़ा आसान लग रहा होगा। इसको खास दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जब समानताएं और अंतर आप दोनों समझ चुके हैं, तो हम अंत में देखते हैं रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि इंटर एग्जिस्टेंस एक साथ हो सकता है या ये अलग अलग रहने के लिए अभिशप्त हैं, एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं, भिन्न है या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। वो क्या स्थिति है? मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि जब भी रिलेशनशिप समझनी हो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप डायग्राम्स के रूप में समझें। एक रिलेशन तो ये हो सकता है दो चीज़ों के बीच में जिसमें वो दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे आग और पानी जैसा संबंध हो सकता है। एक ये हो सकता है जिसमें एक सेट है, एक सबसेट है, जैसे पक्षी और कौवा। तो कौवा ऐसा सबसेट हो गया, ये कौवा हो गया और ये पक्षी हो गया। एक सिचुएशन ये हो सकती है जिसमें दोनों चीज़ें कहीं कहीं मेल खाती हैं, कहीं कहीं अलग हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने एथिक्स मोरालिटी की बात की थी, उसमें भी हमने एक खास कंटेक्स्ट में मैंने कहा था कि एथिक्स मोरालिटी आमतौर पर समानार्थक होते हैं। जहाँ समानार्थक नहीं हो पाते वहाँ इनमें रिलेशनशिप इस तरह की बनेगी, इस बात का जिक्र किया था। और एक चौथा संबंध होता है जहाँ दोनों चीज़ें पूरी तरह से एक ही हों। ये हमें दिखने में एक दिख रहा है, ये दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर एकदम बैठे हुए हैं। आमतौर पर दो चीज़ों का संबंध समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इन डायग्राम्स के रूप में समझने का प्रयास करें कि एग्जैक्ट सिचुएशन उनके बीच में क्या बनती है। यदि कोई मुझसे पूछे कि इन दोनों में क्या संबंध बनेगा, तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों का संबंध लगभग अलग अलग होने वाला बनेगा, लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ इनका रिलेशन काफ़ी क्लोज हो जाए। तो अगर मुझे बनाना हो इनका संबंध, तो मैं दो सर्कल्स बनाऊंगा। जो सर्कल्स आमतौर पर अलग हैं, केवल कहीं कहीं हल्का फुल्का आपस में जुड़ जाते हैं, इतना संबंध बनाऊंगा। ये सर्कल थोड़ा सर्कल टाइप का लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, आपका सर्कल तो ज़्यादा अच्छा बनेगा ही बनेगा। हाँ, अब फिर भी ठीक लग रहा है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी अलग अलग है। हमने केवल एक थोड़ा सा स्पेस ऐसा लिया है जहाँ पर इनके बीच में एक संभावना बना दी है कि ये जुड़ सके। आमतौर पर दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर मैं इनका नाम रख दूँ और मैं कहूँ कि ये मान लीजिए इम्पैथी है और ये सिंपैथी है, तो सीधी सी बात है कि ये एक ऐसा इलाका हो गया जहाँ हमें इम्पैथी और सिंपैथी दोनों देखने पड़ेंगे। अब इस संबंध को डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि मैं कुछ सिचुएशंस ऐसी बताऊँ आपको जहाँ सिंपैथी तो है पर इम्पैथी नहीं है, कुछ ऐसी बताऊँ जहाँ इम्पैथी तो है सिंपैथी नहीं है, और कुछ ऐसी सिचुएशन सोच के बताऊँ जहाँ इम्पैथी और सिंपैथी आपस में मर्ज होने लगते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो इन तीन सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं, इन तीनों में क्या क्या अंतर हो सकता है। तो देखिए, पहले सिचुएशन लेते हैं जहाँ सिंपैथी तो है किंतु इम्पैथी नहीं है, उसको मैं इस तरह से डिजाइन कर लेता हूँ। ये है सिंपैथी जहाँ इम्पैथी नहीं है, और ये हम कह देते हैं जहाँ इम्पैथी है किंतु सिंपैथी नहीं है, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो हो गया जहाँ दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहला जो लाल रंग से दिख रहा है हम उसको लाल रंग से समझने का प्रयास करते हैं, यानी सिंपैथी है इम्पैथी नहीं। इससे तो हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शहर में रहने वाला बच्चा है, मध्य वर्ग का बच्चा है, हम ही लोग हैं। जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, हमने रास्ते में किसी भिखारी को देखा जो बहुत परेशान है, भूखा है। हमने किसी बीमार को देखा। बुद्ध के बारे में कहते हैं कि बुद्ध ने जब अंततः उनके माता पिता को पता लग गया था कि बच्चा सन्यासी बनेगा, उन्होंने पूरी कोशिश की कि बुद्ध को इतना सुखों में रखा कि सन्यास और वैराग्य का भाव मन में ना आए। लेकिन जब बुद्ध कुछ यात्राओं पर निकले, घर के बाहर को उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिख गया, एक शव यात्रा दिख गई, एक भिखारी दिख गया और एक रोगी दिख गया। और इन चार दृश्यों को देखकर बुद्ध के मन में विरक्ति का भाव पैदा हो गया। तो विरक्ति का भाव तो चलिए हुआ सो हुआ, पर बुद्ध के मन में उनको देखकर कौन सा भाव आया होगा? समानुभूति या सहानुभूति? सहानुभूति, क्योंकि जो बुद्ध ने झेला नहीं था उस समय तक, उसके प्रति सहानुभूति तो आएगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसी बुरी स्थिति में है, जो मैं जानता नहीं, मैंने महसूस नहीं की है, पर मैं उसका दुख देख के ये महसूस करता हूँ कि काश उसे दुख ना होता, वो हर स्थिति सहानुभूति की है, विशेष रूप से जहाँ हम ठीक से समझने में सक्षम ना हो। किसी व्यक्ति को कैंसर है, अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे कैंसर को झेला नहीं है, वो उसके प्रति सहानुभूति ही रख सकता है, उसके प्रति समानुभूति कैसे रख सकता है? क्योंकि उसने झेला ही नहीं, तो कैसे तुलना कर पाएगा? तो ये सिचुएशन तो हमारे जीवन में हजारों हैं, इसी एक की बात करना अनावश्यक है। दूसरा देखने की बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पर इम्पैथी हो किंतु सिंपैथी ना हो? इम्पैथी का मतलब क्या हुआ कि हम समझ पा रहे हैं ठीक से किंतु हम महसूस नहीं कर पा रहे। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं दो तीन स्थिति बताता हूँ। पहली स्थिति ये हो सकती है कि मान लीजिए प्रसंग हैप्पीनेस का हो, खुशी का प्रसंग हो, कि माता पिता को पता है कि आज उनके बच्चे को पहला ब्रेक मिला है जीवन, कोई अच्छा काम जो वो करना चाह रहा था बहुत दिनों से, आज फाइनली उसको पहली बार उसका अप्रूवल मिला, पहली बार उसका सिलेक्शन हो गया। अब उस बच्चे की खुशी को माँ बाप महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में स्ट्रगल किया था और स्ट्रगल करने के काफी दिनों के बाद पहली बार ब्रेक मिला था, तो उनको एकदम समझ में आया कि यार बच्चे को कैसा लग रहा होगा। यहाँ इम्पैथी तो हो रही है किंतु दुख है ही नहीं, और सिंपैथी के लिए शर्त क्या थी कि मामला दुख का होना चाहिए। तो यदि मामला दुख का है ही नहीं, मामला सुख का है, तो वहां पर इम्पैथी तो हो सकती है, सिंपैथी का स्कोप वहां पर नहीं बनेगा। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि जैसे इम्पैथी तो है किंतु केवल कॉग्निटिव है, केवल समझ में आ रही है बात, इमोशंस पैदा नहीं हो रहे। ऐसा कैसे होता है? दो वजहों से हो सकता है ऐसा आमतौर पर। एक वजह ये हो सकती है कि जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है मनोविज्ञान में, आपने अगर ये शब्द सुना हो तो चीज़ थोड़ी सी आपको आसान लगेगी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। उस शब्द को बोलते हैं कंपैशन फटीग। फटीग शब्द का मतलब होता है थकान, तो कुछ लोग बोलते हैं करुणा की थकान। इस शब्द को क्या मतलब होता है, इससे आपको कंसेप्ट समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। समझ लीजिए, देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति है, एम्पैथाइज करता है, उसकी एम्पैथी ठीक है, लेकिन वो उस कंडीशन में इतना ज्यादा रहा है कि अब उसे लगने लगा है कि लोग उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूँ समझें कि मान लीजिए एक महिला ऑफिसर है जो गांव में रह के पढ़ी, बहुत स्ट्रगल करके आईएएस बनी,
और अब वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव है या किसी और रैंक पे जॉइंट सेक्रेटरी मान लीजिए है। उसे अच्छे से पता है कि गांव में कोई लड़की कितना स्ट्रगल करती है अगर वो पढ़ना चाहती है, तो उसे पता है, उसने खुद किया है। और गांवों में शहरों में ये बात फैल रही है कि इस समय मैडम उस पद पर हैं, वो गांव से निकली हैं स्ट्रगल करके, तो रोज सैकड़ों महिलाएं और लड़कियां उनके पास आती हैं गुहार लगाते हुए कि मैडम हमारी स्थिति बहुत खराब है, मैं लड़की हूँ, पेरेंट्स समझते नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है, तो मैडम कुछ मदद कीजिए हमारी। और मदद के नाम पे कोई फेवर लेने का प्रयास करती है। अब इस महिला को इस बात से करुणा होती थी, इमोशंस होते थे, लेकिन जिस चीज से आपको करुणा होती हो अगर वो आपके सामने इतनी बार होने लग जाए रिपीट कि करते 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 अब एक समय के बाद आपको उस बात पर करुणा होना, इमोशनल होना बंद हो जाता है। वैसे जब कोई पुलिस वाला पहली बार कोई मर्डर देखता है, मर्डर केस देखता है, तो वो बहुत बेचैन होता है, सो नहीं पाता है। लेकिन जब वो 100 मर्डर केसेस सब सोल्व कर चुका होता है तो उसको 101 में पे असर नहीं पड़ता है। तो सामान्य बात हो जाता है, डेड बॉडी पड़ी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, हाँ चलो पंचनामा करो, चलो उठाओ, चलो ये करो वो करो, इमोशंस नहीं आते। और जब एक जैसी सिचुएशंस को लगातार झेलते झेलते इमोशंस आने बंद हो जाए, इसको बोलते हैं कि कंपैशन फटीग की स्थिति है। अगर किसी व्यक्ति को कंपैशन फटीग की स्थिति हो तो मैं कहूँगा कि उसको एम्पैथी तो है, सिंपैथी नहीं, क्योंकि सिंपैथी के लिए पहली शर्त होती है इमोशंस का होना। और यदि कोई नेगेटिव लेवल पर हो, इमोशंस या कंपैशन के स्तर पर जा ही ना पा रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये मामला केवल और केवल एम्पैथी का है, सिंपैथी का नहीं है। ये दो स्थितियां आमतौर पर ऐसी बनती हैं जिन स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि एम्पैथी तो है किंतु सिंपैथी नहीं। अब असली सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि ये वाली स्थिति कब बनेगी जिसमें एम्पैथी और सिंपैथी मिक्स हो जाएगी। दरअसल मिक्स नहीं होगी, चीज़ें बहुत ब्लर्ड होती हैं, चीज़ें लगता है कि मिक्स हो गई हैं। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है कि दुख का ही प्रसंग है, तो पहली बात तो एम्पैथी सिंपैथी वहीं एक हो सकती है जहाँ दुख का प्रसंग हो, क्योंकि सुख के प्रसंग में तो सिंपैथी आ ही नहीं सकती है, तो यहाँ दुख का प्रसंग है। मान लीजिए कि ए और बी का मामला है, ए को दुख हुआ है और बी के मन में कोई भाव आया है। हमें देखना है कि बी के मन में जो भाव आया वो भाव एम्पैथी का है या सिंपैथी का है, ये हमें तय करना है। मान लेते हैं कि बी ने ठीक उस सिचुएशन को झेला हुआ नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती सिचुएशन को झेला हुआ है, तो मिलता जुलता अनुभव है, मिलता हुआ सा अनुभव, एग्जैक्ट वो अनुभव नहीं है। एक ये स्थिति हो सकती है, मिलता हुआ सा अनुभव। और तीसरी बात ये हो सकती है कि बी के अंदर ये क्षमता बाकी व्यक्तियों से ज्यादा है कि वो दूसरे व्यक्तियों की स्थितियों में अपने आप को रखकर देख पाता है। इस क्षमता को मनोविज्ञान में कहते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग की क्षमता। पर्सपेक्टिव टेकिंग का मतलब है अपने आप को दूसरों की स्थिति में रखकर देखना। किसी दूसरे के जूते पहनने का मतलब ये नहीं कि आप जूते ढूंढते रहेंगे, आप बिना उसे जूते ढूंढे भी अनुमान करके, गणनाएं करके, सिचुएशन सोच सोच के खुद को बाहर रख के अनुमान कर सकते हैं। कुछ लोगों में एक क्षमता काफी ज्यादा हो जाती है, विशेष रूप से साहित्यकारों के बारे में कहते हैं कि उनमें पर्सपेक्टिव टेकिंग की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अब आप मुझे बताएं कि यदि ये सिचुएशन बन जाए, ये तीन सिचुएशन एक साथ हो जाए कि ए बहुत दुखी है, बी ने ठीक वो दुख महसूस नहीं किया, इसलिए एग्जैक्टली ये दावा नहीं कर सकते कि वो एम्पैथाइज ठीक से कर पा रहा है, लेकिन कुछ मिलता जुलता सा अनुभव हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ए के घर में आज ये हुआ कि उसकी माताजी की मृत्यु हुई, बी की माताजी है लेकिन बी के कुछ वर्ष पहले पिताजी की मृत्यु हुई थी, मिलता जुलता सा अनुभव है, एग्जैक्ट सेम अनुभव नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बी के अंदर पर्सपेक्टिव टेकिंग की क्षमता अच्छी खासी है, वो अपने आप को दूसरों की स्थिति में रख के देख पाता है। अब ये जो स्थिति बनेगी, हम यहाँ पर तय करने की स्थिति में नहीं है कि सिंपैथी है एम्पैथी, ये इतना क्लोज है कि इन सिचुएशंस के लिए मनोविज्ञान कहता है कि हाँ कुछ रेयर सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ एम्पैथी और सिंपैथी के बीच के अंतर ब्लर हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, और आप कह सकते हैं कि व्यक्ति एक साथ एम्पैथी और सिंपैथी की स्थिति में पहुंच गया है। मेरा ख्याल है कि टॉपिक बहुत मुश्किल आपको नहीं लगा होगा, थोड़ा सा तो दिमाग में हलचल हुई होगी आखिरी मुद्दे पर आकर, लेकिन चीज बहुत आसान है। यदि पूरी बात का निचोड़ मुझे कहना हो 3-4 वाक्यों में तो ये होगा, सिंपैथी वह योग्यता या क्षमता है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या काल्पनिक चरित्र के दुखों को महसूस कर पाता है। एम्पैथी वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मन स्थितियों को ठीक से समझ पाता है। ये भी संभव है कि समझने के बाद उनके प्रति भावना महसूस भी करे और उनकी मदद करने की इच्छा भी रखे। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। समानता यह है कि दोनों में कनेक्ट करना होता है और दोनों का भाषिक मूल एक ही है। अंतर यह है कि एम्पैथी मूलतः समझने की योग्यता है, जबकि सिंपैथी मूलतः महसूस करने की योग्यता है। सिंपैथी केवल दुखों में होती है, एम्पैथी दुख सुख किसी भी स्थिति में हो सकती है। एम्पैथी का स्तर गहरा होता है, सिंपैथी का स्तर उसकी तुलना में कम गहरा होता है। एम्पैथी में अदरनेस खत्म हो जाती है, सिंपैथी में अदरनेस थोड़ी सी बची रहती है। एम्पैथी के 3 स्तर हो सकते हैं, कॉग्निटिव, इमोटिव और कंपैशनेट। सिंपैथी के 2 स्तर हो सकते हैं, इमोटिव और कंपैशनेट। बिना एम्पैथी के सिंपैथी खूब धूमधाम से होती है, हो सकती है हजारों में से प्रसंग आते हैं जीवन में। बिना सिंपैथी के एम्पैथी भी हो सकती है, विशेष रूप से जहां मामला केवल कॉग्निशन का हो या खुशियों का प्रसंग हो। रेयर स्थितियों में कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं जहां एम्पैथी और सिंपैथी का अंतर करना असंभव हो जाए, और वहां हम कह सकते हैं कि ये एम्पैथी भी है, सिंपैथी भी है। मेरा ख्याल है कि प्रश्न अगर आएगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसका उत्तर लिखेंगे। ऐसा उत्तर लिखें कि परीक्षक की आंख खुल जाए, उसको लगे कि हाँ अब जाके समझ में आया कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में कह दीजिएगा, ठीक लगा
और यदि आप कुछ और टॉपिक सुझाना चाहें, कुछ तो मेरे पास आ ही गए हैं।